हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो आज हमारा है 6th वीडियो लेक्चर विच इज़ अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो इससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, थोड़ी सी बात पिछली पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी या लुईस लैंगनेट थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारे को क्या आइडिया देती है? इट एक्सप्लेन और इट हेल्प्स इन द टू राइट द लुईस स्ट्रक्चर। सो लुईस स्ट्रक्चर लिखने में ये थ्योरी हमारी मदद करती है। हमने लुईस स्ट्रक्चर लिखने सीखे भी है, बट द मेजर प्रॉब्लम इस थ्योरी के साथ क्या थी कि इट फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन, की बॉन्ड बनती क्यों है। ठीक है, किस तरह से उसमें क्या कंसिडरेशन होती है जैसे कि बॉन्ड बन जाए, क्या कारण रहा होगा। दूसरी बात, इट डू नॉट गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ लाइक HH और FF। हमने पहले पढ़ा हुआ कि जब HH एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों, और जब फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों में सिंगल बॉन्ड बनती है, ये हमने पढ़ा हुआ है लुईस लैंगनेट थ्योरी में। तो अगर दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो फिर बॉन्ड जो एनर्जी है उसमें इतना क्यों डिफरेंस? इसकी 435 किलो जूल है, इसकी 155 किलो जूल है। सेकेंड, इसकी बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, इसकी 144 पिकोमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन तो इक्वल थे, तो फिर ये डाटा डिफर क्यों कर रहा है? तीसरा, इट गिव नो आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी वेसेपर थ्योरी, उसने थ्योरेटिकली इट गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसने बता दिया कि किस किस कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन पर उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि कैसे बना हो, किस तरह से हुआ, उसने एक आइडिया थ्योरेटिकली। तो इन सब लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की गई, और जो मॉडर्न थ्योरी प्रपोज की गई हमारी, दैट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट। जो क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। और जो मॉडर्न थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए है, these are two theories. So modern theory जो कि बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, वो है जी, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो थ्योरीज हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन। इन लोगों ने ये थ्योरी प्रपोज की। तो इसको दो टर्म एक्सप्लेन किया गया। एक तो किया गया इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की कंसिडरेशन में, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। तो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो in terms of energy consideration, तो एनर्जी कंसिडरेशन में ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन की गई? ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे जो एटम है उसके न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और वाइस वर्सा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जब भी अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। एट द सेम टाइम जो दोनों के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, देन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस।
पर अगर उल्टा हो जाए, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड स्टेबल नहीं बनेगी, या हम ये कहेंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट अस टेक द एग्जांपल, वहां से बात क्लियर हो जाएगी। सो हम कर रहे हैं जी फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, कि जो ये H2 का मॉलिक्यूल है ये किस तरह से बनता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो हमारे पास दो HH के एटम आते हैं, और जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है किसी में कुछ बॉन्ड बनती है, तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एटम है उसको नाम दे देते हैं HA और सेकंड एटम को दे देते हैं HB, ठीक है जी। और जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसको EA और इसके इलेक्ट्रॉन को EB, ठीक है। तो किस तरह से है ये सारा चीज देखते हैं सिनेरियो। तो सपोज ये हमने HA का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिया, और ये है जी हमारा उसका इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अभी हम लिखेंगे यहां पे ये ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस है इनके बीच में। एट द सेम टाइम जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है B वाला, उसके न्यूक्लियस को हमने HB से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उसका इलेक्ट्रॉन EB, एंड दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहां पे हम दिखा देते हैं कि दिस इज द ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ जब ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो ए एटम का था वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐसे दिखा दिया हमने। एट द सेम टाइम जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो ये थिक लाइन यहां पे और जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया, दिस इज द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम इसका इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में। रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी ऑपरेट होगी इन दोनों केसेस में, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां पे। तो ये HA न्यूक्लियस, ये HB, ठीक है जी। दिस वाज ये जो पहले एटम का इलेक्ट्रॉन था, एंड दिस इज सेकंड वाला। तो नई जो रिपल्सिव फोर्सेस आएगी हमारे पास वो कौन, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये ऐसे दिखा दिया हमने। एट द सेम टाइम इसका इलेक्ट्रॉन, ए वाले का इलेक्ट्रॉन बी वाले के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। नाउ ये हमने देख लिया सिनेरियो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस किस तरह से ऑपरेट करती है जब दोनों एटम एक दूसरे के पास बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटली एक बात साबित हुई है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, magnitude of attractive forces is greater than magnitude of repulsive forces। तो क्योंकि अट्रैक्शन मॉलिक्यूल को नजदीक ला रही है, जब नजदीक ला रही है तो a stage is reached where potential energy जो है जीरो हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। और इस स्टेज पर दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे। और उनके बीच की जो न्यूक्लियस की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होती है 74 पिकोमीटर। तो बिल्कुल क्लोज है वो, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो गई, जीरो हो गई, वहां पे धीरे धीरे कम हो रही थी। और इस स्टेज पर वो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ गए हैं। इससे ज्यादा नजदीक अगर हम उनको लेके आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएगी और स्टेबल बॉन्ड बन जाएगी इनके बीच में इस सिनेरियो में। तो इसको
डायग्रामेटिकली बनाया गया है इस तरह से। यहां पे इस तरफ ली गई है पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस में, और यहां पे है जी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इधर जो है वो 0 है, ऊपर को पॉजिटिव है और इससे नीचे नेगेटिव है। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि जब दोनों एटम बहुत दूर दूर थे, देयर वाज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उस केस में क्या हुआ कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ली। अब जैसे जैसे ये एटम एक दूसरे के नजदीक आए तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल होना शुरू हुई। इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, दूसरे केस में वो थोड़े से नजदीक आ रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट हो रही, रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी उस सिस्टम की। तो ये वो सिनेरियो है, हम उसको यहां पे इस तरह से दिखा रहे हैं कि इस वाले केस में यहां पे ऊपर दिखा देते हैं उनको कि यहां पे ये दोनों जो एटम है वो बॉन्ड बना चुके हैं और उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है मैंने कहा वो थी 74 पिकोमीटर। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी उनकी बिल्कुल जो है वो मिनिमम है। तो जो ये हमारे पास क्या हुआ, जब दो एटम कंबाइन किए तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। शुरू में कितनी एनर्जी थी उनकी 0, पर जब वो दोनों कंबाइन किए तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। जैसे इस केस में जब ये बने तो 435 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। एंड वी नो दैट मिनिमम एनर्जी मीन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहां पे उनकी जो एनर्जी है वो इतनी रिलीज होगी, तो बॉन्ड बन गई। तो इस एनर्जी को बोलेंगे हम 435 किलो जूल, जो पर मोल की एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी इट इज द दिस इज, अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं ये ग्रीन कलर से, तो दिस रिप्रेजेंट बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हमारे पास ये 435 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना। तो बॉन्ड एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू इंडिविजुअल एटम। मतलब अगर हमने HH को ब्रेक करना होगा वापस इंडिविजुअल एटम में, तो वी नीड टू ऐड 435 किलो जूल पर मोल ऑफ द एनर्जी। तो इससे हमारे को क्या आइडिया मिलता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड एनर्जी कम है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लोरीन की लिखी थी, तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो लेस है। दैट मीन्स कि FF के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू HH के बीच की बॉन्ड। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। अब एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से हम लेते हैं कि why He2 does not exist in terms of energy consideration, why He2 does not exist। तो सपोज कि हीलियम के दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए आमने सामने आ रहे हैं, तो इसको हमने A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, जैसे हाइड्रोजन के केस में भी हम सिनेरियो देख रहे थे। अब जो एक हीलियम है उसके न्यूक्लियस को हमने HeA से रिप्रेजेंट किया और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने E नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया से। इन द सेम वे हमारे पास जो दूसरा हीलियम का एटम है उसके न्यूक्लियस को हमने HeB से रिप्रेजेंट किया और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक हीलियम के पास, उनको हमने EB नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया। अब क्या हुआ, तो ये जो डॉटेड लाइन थी ये कौन सी थी, कोल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
दिस वाज द ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, अगेन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम ये दिखा देते हैं यहां पे इस तरह से। सिमिलरली जो ये बी वाला इलेक्ट्रॉन है वो ए वाले न्यूक्लियस की ओर हो जाएगा अट्रैक्ट, ऐसे दिखा दिया जी हमने। एट द सेम टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आई दैट वर 4। ठीक है, हमने पहले भी बोला था कि जो डॉटेड लाइन है वो ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस है और जो थिक लाइन है वो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस आई 4। अब रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी होगी, अगर हम फिर से इनको ड्रॉ करके देखते हैं ऐसे ही, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन ई ए नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन ई बी नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन ई बी नेगेटिव। सेम जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में किया था, फर्क इतना है कि वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब इसमें रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन सी आएगी, ये दोनों न्यूक्लियस विच वाज HEA एंड HEB, तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे भाई, एक रिपल्सिव। ये EA और ये EB ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये EA और ये भी रिपेल करेंगे। तो अभी तक हमने 3 रिपल्सिव फोर्सेस देख ली है, बट यहां पे और क्या होगा कि इसका जिसका A इलेक्ट्रॉन इस वाले B को भी तो रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम इस वाले का जो है हमारे पास जो B इलेक्ट्रॉन इसके A इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। तो अगर आप इसको केयरफुली देख रहे होंगे तो जो हमारे पास न्यू रिपल्सिव फोर्सेस आई वो आ गई 5। तो एज रिपल्सिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो देयरफॉर He2 इज अनस्टेबल and therefore does not exist. तो इसलिए हम बोलते हैं कि He2 जो है वो फॉर्म नहीं होता इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। अगर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से देखें तो क्या होता है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो अभी हमने क्या देखा कि रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ठीक है जी, सपोज ये था हमारे पास, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ये 0, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब ये दो हीलियम के एटम एक दूसरे के पास आएंगे ना, तो कम नहीं होगी एनर्जी, बल्कि ये बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ, ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ। ये हीलियम के एटम हम सोच रहे थे कि आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, नहीं, इसमें क्या रहा, मोर प्रिसाइजली ये ऐसे दिखा सकते हैं हम कि पहले इस तरह से स्टार्टिंग में ये 0 है हमारे पास, यहां पे ये दो हीलियम के एटम अप्रोच कर रहे हैं, जैसे ही वो नजदीक आए एकदम मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस हायर हो गया, तो He2 डज नॉट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आ गई होगी एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म में। अब चलते हैं हम आगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटर। जो सेकेंड पार्ट था इसका दैट वाज इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटर। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारी VBT, ये क्या डिफाइन करती है कि इट डिफाइन या कोवलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग ऑफ, यहां पे एक नया वर्ड है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। ये भी पॉइंट जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a covalent bond is defined as the bond formed
बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ओवरलैप करते हैं वो। तो एग्जांपल से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे होता है। लेट अस टेक द फॉर्मेशन ऑफ H2। तो देयर आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट दिस। सपोज कि ये 1s इलेक्ट्रॉन क्लाउडी न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, ये आया। दूसरा एटम जो हाइड्रोजन का था वो इसके पास आया, ये इनका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों की 1s। तो इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया, वही अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस, बात वही है सेम, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये न्यूक्लियस और ये इन्होंने ओवरलैप कर दिया एक दूसरे को। और इस तरह से हम कई बार इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे जैसे करके, ये न्यूक्लियस हो गया इनका। तो ये बन गया हमारा 1s2 यानी H2 मॉलिक्यूल बन गया ये। दिस इज द वन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा फॉर्म क्या है, हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई ये एक का ये न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये, और ये इनकी जो है वो ओवरलैपिंग दिखा दी हमने, ठीक है। और इससे भी सिंपलेस्ट वे है एक और इनको रिप्रेजेंट करने का कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो क्या है कि हमने ये हाइड्रोजन, इसको हमने ऐसे शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन उसको हमने ऐसे दिखा दिया और इनकी ओवरलैपिंग दिखा दी। ये भी एक तरीका होता है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगी, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा, राइट। नाउ इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स लें, let us consider the conditions for overlapping. Conditions for overlapping of atomic orbital. What are the conditions? Number 1, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि only half filled atomic orbital take part in overlapping. ओनली हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड ऑर्बिटर नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन कि एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग देयर स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा क्या बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, तो लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ आप ट्राई कीजिएगा, कुछ यहां पे डिस्कस करते हैं हम। Let us consider, yeah, let us show the formation of F2, O2, N2, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, HF, NH3, H2O। Formation of these molecules according to VBT, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। तो लेते हैं एग्जांपल, F2 का ही ले लेते हैं पहले, सबसे पहले F2 का एग्जांपल। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे को पता है 9 है। कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल 1s2, 2s2, 2p5। सेकंड जो इसका है हमारे पास, अगेन 1s2, 2s2 and 2p5। बट क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ी कि जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। ओवरलैप कौन करेगा? जो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है।
तो ये दोनों जब ये ओवरलैप करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये हमने इस तरह से इसको शो कर दिया। तो क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का ओवरलैप करा तो दैट मींस कि एफ एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड बनी, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के? 2 4 6, 2 4 6। तो इस ओवरलैपिंग में पीपी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट किया। देन सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई कौन सा ले लें? वाटर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। अब हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हम ठीक इसके नीचे लिख लेते हैं 1s1 और उसका स्पिन लिख दिया ऑपोजिट। दूसरा हाइड्रोजन या तो हम ऊपर लिख सकते हैं या यहां ठीक नीचे लिख देते हैं इसके। तो क्या होगा कि इसका हाफ फिल्ड ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैप। उसी तरह से जो दूसरा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो इसके साथ करेगा ओवरलैप। तो क्योंकि दोनों जो है वो एक एक एटम ओवरलैप कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गई और एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये बचा वैलेंस शेल में। ध्यान देना है ये 2s और 2p वैलेंस शेल है, s और p सब शेल है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि 2 ही बचने चाहिए। अरे वो तो सिर्फ और सिर्फ सब शेल के, शेल तो पूरी काउंट होगी ना, 2 वाली। जैसे जो सेकेंड क्लास में अगर 2 सेक्शन है तो टोटल बच्चे दोनों सेक्शन के काउंट होंगे, सिर्फ एक ही सेक्शन के नहीं होंगे। सेकेंड क्लास मीन्स पूरे जो दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स होंगे। तो बाकी आप O2 N2 HF NH3 इनका आप जो है वो खुद ट्राई कर सकते हैं सिमिलर वे में। नाउ आगे मूव करते हैं जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितने तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है। और हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 तरह की ओवरलैपिंग होती है। नंबर 1, एक होती है सिग्मा बॉन्ड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं समिशन। तो ये कैपिटल सिग्मा होता है, ये स्मॉल सिग्मा है। जैसे इंग्लिश के स्मॉल और कैपिटल लेटर होते हैं उसी तरह से हमारे पास ग्रीक के भी जो है वो स्मॉल और कैपिटल होते हैं। तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? इट इज डिफाइंड एज द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग through internuclear axis, means the bond which is formed by overlapping through internuclear axis of combining atomic orbital। यानी जो atomic orbital combine कर रहे हैं उनकी along the internuclear axis। So sigma bond is formed by overlapping of atomic orbital along internuclear axis। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया internuclear axis और along head-on overlapping और by head-on overlapping of combining atomic orbital। तो या तो बोलेंगे हम कि overlapping along internuclear axis और बोलेंगे overlapping by head-on overlapping, head to head। इसको कोएक्शियल भी बोलते हैं। तो समटाइम दिस इज आल्सो नोन एज कोएक्शियल। तो ये जो बॉन्ड होती है इट रिजल्ट्स इनटू 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से ये बनती है। कौन कौन सी? नंबर 1 SS ओवरलैपिंग, यानी एक का S और दूसरे का S आएगा तो इस ओवरलैपिंग को बोला जाता है SS। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था H2 मॉलिक्यूल में SS ओवरलैपिंग होती है। सेकेंड ओवरलैपिंग होती है
पीपी ओवरलैपिंग। तो नॉर्मली क्या कहता है कि जो पीजेड है ना दैट इज कंसीडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो पी ऑर्बिटल आएगा, इसका भी पी ऑर्बिटल आएगा, तो ये बनी जी पीपी ओवरलैपिंग हमारी। कौन सा एग्जांपल था पीपी ओवरलैपिंग का? HF सॉरी पीपी ओवरलैपिंग का जो एग्जांपल था दैट वाज F2। तीसरा जो थर्ड जो ये बनती है दैट इज SP। तो SP ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक S का होगा और P का होगा, तो दिस इज SP ओवरलैपिंग। और अगर हम इसमें देखें तो किस केस में था ये? HF में ये बन सकता है, H2O में ये बन सकता है, ये सिनेरियो। सो सिग्मा बॉन्ड जो कि जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग थ्रू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो तीन टाइप की ओवरलैपिंग से बनती है। सेकंड जो सेकंड है हमारे पास दैट इज पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग, डिफरेंट नाम है। और कोलेट्रियल ओवरलैपिंग से भी बनती है। सो इट रिजल्ट्स ड्यू टू थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, इट रिजल्ट ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से बनती है। थ्री टाइप से तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, ये टू टाइप्स की ओवरलैपिंग से बनती है। कौन कौन सी? नंबर 1 PP। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, तो इट में बी px और इट में बी py। एक तो ये होती है और दूसरा होता है p पाई d पाई, यानी p और d ओवरलैपिंग से भी बनती है। तो जैसे ये p ऑर्बिटल आया हमारे पास, एट द सेम टाइम किसी का d ऑर्बिटल आया और ये ओवरलैप कर गया यहां पे, तो दिस वाज p और d। तो दो तरह से ये ओवरलैपिंग होती है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, सबसे पहले कि हम बात करते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना दे कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली ये बॉन्ड बन सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंगल बॉन्ड होगी कहीं पे भी वो सिग्मा बॉन्ड होगी, इट कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली। बट जो पाई बॉन्ड है इट फॉर्म इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, यानी पहले सिंगल बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगी, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगी। फॉर एग्जांपल OO, तो एक सिग्मा एक पाई, NN में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेगी। पर यहां पे छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ नीट में कि अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो C2 के अंदर दो बॉन्ड बनती है वो दोनों ही पाई बॉन्ड बनती है। हालांकि VBT के हिसाब से एक सिग्मा बनेगी एक पाई बनेगी, पर MOT के हिसाब से दोनों पाई बॉन्ड बनेगी। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, मान लीजिए मेरे को बोला जाए कि C2H6 में बताओ जी सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। ये हो गया जी, तो सिंगल बॉन्ड है सारी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड होगी। अगेन अगर CO2 की बात कर रहे हैं तो हमने स्ट्रक्चर लिखा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो कितनी आई जी 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स।
यही चीज आगे ऑर्गेनिक में भी हम बहुत वाइडली यूज करते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड में क्या, इसको अगर हम खोल के लिखें ऐसे, ऐसा लिखिए, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड एक, तो 1 पाई बॉन्ड है। तो इन दिस वे हम जो है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, प्रोवाइडेड कि हमारे को उसका सही स्ट्रक्चर लिखना आता हो। जैसे जब हम ऑर्गेनिक में आगे करेंगे, एक कंपाउंड होता है हमारे पास नेप्थालिन, फॉर्मूला होता है C10H8। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पर अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखें तो यहां पे कार्बन एक्चुअल में हर जगह कार्बन है ऐसे, और इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने। तो इसमें हमारे को निकालनी है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अभी आपको अगर स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है आपने, पर ऑर्गेनिक में ऐसे आएंगे आगे, तो जब आगे आएंगे तो इनकी साथ फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, अच्छे लगने लगेंगे ऐसे। तो कई बार जब हम कैलकुलेट करते हैं ना बॉन्ड, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि मैंने ये बॉन्ड कहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया था, कहाँ से नहीं। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं कि देखिए पाई बॉन्ड को तो पहले निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड इस रिंग के अंदर है, 2 बॉन्ड इसके अंदर, तो पाई बॉन्ड आ गई जी हमारे पास 5। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे करें हम काउंट। मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो मैं थोड़ा सा उसको कट कर दूंगा ताकि मेरे को ये ध्यान रहे कि मैंने इसको काउंट कर लिया है, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब कि जो सिग्मा बॉन्ड आई वो 19 सिग्मा बॉन्ड आई, 5 इसके अंदर पाई बॉन्ड थी। अब आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 तरह का क्वेश्चन आता है कि जो बेंजीन है हमारी, बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, स्ट्रक्चर ये है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आंसर आएगा 12:4 और 12:3 एंड दिस इज 4:1। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में ये बातें होगी। अब हम कंक्लूड करते हैं कुछ बातें कि देखो भाई जो सिग्मा बॉन्ड होती है ना, वो होती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है, तो उसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो वीक बनेगी हमारे पास, क्योंकि उसमें सिर्फ साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म इंडिपेंडेंटली बट पाई बॉन्ड फॉर्म इन एडिशन। मैंने बता दिया आपको कि पाई बॉन्ड साथ साथ में बनती है। अच्छा, जो s ऑर्बिटल होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड में s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। जब सिग्मा बॉन्ड बनती है तो 1 लोब ऑफ p टेक पार्ट। छोटी छोटी बातें हैं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पे जो बोथ लोब्स होते हैं ऑफ p टेक पार्ट। देन इसमें क्या होता है कि फ्री रोटेशन हो सकती है। फ्री रोटेशन का मतलब क्या है, आगे ऑर्गेनिक में हमारे को बहुत जरूरत पड़ेगी। ये सिंगल बॉन्ड है और ये ग्रुप लगे, एक ग्रुप को हमने फिक्स किया, दूसरे को हमने रोटेट कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन।
बट जो डबल बॉन्ड होती है जिसमें एक पाई बॉन्ड भी है उसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, एक मार्कर को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके फ्री रोटेशन हो पाएगी। सो नो फ्री रोटेशन यहां पे, ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है, पाई बॉन्ड वीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगी। नाउ जो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, ये आगे दो फैक्टर्स के ऊपर करती है डिपेंड। पहली डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कि कौन सा ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और दूसरा ये डिपेंड करेगी कि ओवरलैपिंग किस टाइप की है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो अगर हम नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में बोले ना, तो हमने बोला कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना, इसको कोएक्सियल भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, वो स्ट्रांग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होती है। और जो कोलेटरल या जिसको हम बोलते हैं साइडवेज, यानी जो पाई बॉन्ड होती है, वो वीक ओवरलैपिंग होती है। तो यहां तो हमने बात करी नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में, तो हमने बोला कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है क्योंकि उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। नाउ नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल में हमने सबसे पहले बात करनी कि एज वैल्यू ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यानी जो 1-1 की ओवरलैपिंग वो ज्यादा स्ट्रांग होगी 1-2 ओवरलैपिंग से, देन 2-2 ओवरलैपिंग से, मतलब जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, देन 2-3 एंड सो ऑन 3-3। तो दैट मीन्स कि जो 1s और 2p की ओवरलैपिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन टू 2s 2p और 3s 3p एंड सो ऑन। एक तो आपने ये याद रखना कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस। दूसरी बात क्या होती है, जो सेकंड है, कि जो s ऑर्बिटल होता है ना, वो होता है नॉन डायरेक्शनल। तो उससे क्या होता है कि विच रिजल्ट वीक ओवरलैपिंग, तो उससे वीक ओवरलैपिंग होगी, जबकि जो p, d और f ऑर्बिटल होते हैं ना, दे आर डायरेक्शनल। ये अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल होता है, तो इनकी ओवरलैपिंग जो है स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो हमारे पास क्या होगा कि जो pp की ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन sp देन ss। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आने वाले जो केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर को। नया टॉपिक कल हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन अगली क्लास में, उसको भी एक्सप्लेन करने में ये हमारी मदद करता है। तो साथ में असाइनमेंट्स आपको दी जाएगी, आप उनको जरूर सॉल्व कीजिए। नहीं असाइनमेंट सॉल्व हो रही है तो फिर से हमारे को क्या करना चाहिए, वापस कॉन्सेप्ट, वापस वीडियो देखनी चाहिए। फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं होती, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक आप इसको प्रॉपरली रिवाइज करें। थैंक यू।